नमस्ते दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको अनुनासिक हेडिंग दिखाकर छोड़कर गया था। क्या अगला वीडियो अनुनासिक पर आधारित होगा या इससे आगे को होगा? इससे पहले वीडियो में मैं आपको स्वर के भेद पढ़ाया था, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब मैं आपको अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरोनासिक समझाता हूँ। देखिए, मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। आप वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव जरूर दीजिए। मुझे आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी कि मैं इंतजार में रहूंगा कि आप अपने सुझाव दीजिए कि मैं और क्या आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ। आज का वीडियो हमारा आधारित है अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरोनासिक पर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको याद कुछ नहीं करना है। आप देखिए, अभी सब समझने का प्रयास करेंगे, सब समझाऊंगा मैं आपको। इसमें एक एक चीज समझाऊंगा आपको मैं, और आपको याद कुछ नहीं करने दूंगा। मैं आपको पूरी की पूरी चीजें समझाकर इसी क्लास में ही याद करा दूंगा। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं क्लास में ही याद कराने का पूरा प्रयास करता हूँ कि 95% क्लास में ही याद हो जाए बच्चों को, ताकि बच्चों को घर जाकर रटना न पड़े। आप भी ऐसा ही कीजिए। आप पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। आपको समझना सारा कुछ है, याद करना बहुत कम है। हिंदी में 95% चीजें समझनी है। तो शुरू करते हैं अनुनासिक से। देखिए, अनुनासिक किसे कहते हैं? आप चंद्रबिंदु को कहते हैं। आप देखेंगे इसको चंद्रबिंदु कहते हैं। मैं चंद्रबिंदु तो आपको चंद्रबिंदु टाइप का दिखता है तब कहते हैं, वास्तव में इसका नाम अनुनासिक है। अब प्रश्न आता है, इसका नाम अनुनासिक है, चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, तो परिभाषा नहीं होगी ना। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ये क्या परिभाषा है? अनुनासिक क्यों कहते हैं? प्रश्न, अनुनासिक क्यों कहते हैं? देखिए, अब आप परिभाषा लिखेंगे, लिखने से ज्यादा समझेंगे। लिखेंगे भी लेकिन समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे। देखिए, पहले मैं समझाता हूं आपको, फिर लिखोगे आप देखिए, अनुनासिक यहां पर प्रयोग हुआ है। आप इसको चांद बोलते हैं ना, आप इसको क्या चांद बोलते हैं? ये चांद, मैं चांद का 2 मिटा दिया था, इसीलिए कि आप देखिए। अब आप खाली इतना ही बोलिए, चांद चांद। आप जब इसको बोलेंगे, एक बार बोल के देखिए आप, चांद, द मत बोलना, चांद, तो आपका मुंह खुल जाएगा, मुंह खुलेगा। अब आप प्रश्न आता है कि मुंह खुल जाएगा, वो तो हर किसी में खुलता है मुंह। लेकिन प्रश्न क्या आता है, इसको बोलने में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। जैसे आप इसको बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे नाक से कोई बोल रहा है। नाक से कोई नहीं बोलता है दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं नाक से गा रहा है, कुछ लोग कहते हैं वो नाक से बोलता है। आप बताइए, मुख बंद करके कोई नाक से गा सकता है? मुख बंद करिए, होठों को पकड़ लीजिए और उसके बाद नाक से गाइए। तो आप दुनिया में कोई नाक से न गा सकता है न बोल सकता है। सब मुंह से ही बोलते हैं, मुंह से ही आवाज आती है। बस क्या होता है, वायु नाक से निकलती है। जिन लोगों के नाक से गाने की तरह या नाक से बोलने की तरह आपको सुनाई देता है, उनके वायु ज्यादा, उनकी वायु नाक से भी निकलती है। अब इसलिए इसमें क्या परिभाषा होगी? जिसके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से ज्यादा निकलती है। मुख से निकलती है लेकिन नाक से भी निकलती है साथ में। अनुनासिक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। नासिका से कम, मुख से ज्यादा। नासिका से कम, मुख से ज्यादा, लेकिन नासिका से भी निकलती है। इसलिए जिसके उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा, नासिका से कम निकलती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। आप बोल के देखिए, मुंह खुल जाएगा आपका, मुंह से ही वायु, लेकिन थोड़ी सी वायु नाक से भी निकलती है। इसलिए मुख से ज्यादा, नाक से कम, जिसके उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा, नाक से कम निकलती हो, उसे अनुनासिक कहते हैं। क्योंकि नासिका से थोड़ा निकलती, इसे नासिक, अनुनासिक, पीछे से नासिक, नासिका, अनुनासिक। अब देखिए, चा बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, लेकिन नासिका से भी वायु आती है। अब अनुनासिक, अब अनुनासिक एक चीज और इसके साथ जुड़ी है। इसकी परिभाषा तो ये हुई, जिसके उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा, नाक से कम निकलती है। इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज और बताता हूं। ये जो अनुनासिक है, जिसको आप चंद्रबिंदु बोलते हैं, संस्कृत में ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हिंदी में आकर ये नया बना है। हिंदी में आकर इसको हिंदी में आते आते नया उच्चारण के कारण ये पैदा हुआ। तो क्या इसका नाम क्या रख दिया गया? नवविकसित वर्ण। इसको नवविकसित स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ आ रहा है ना, आ के साथ ये लग रहा है, इसलिए कई जगह इसको नवविकसित स्वर लिखा है। लेकिन स्वरों में इसकी गिनती नहीं होती। हम इसको नवविकसित वर्ण कहेंगे। नया नया हिंदी में विकास हुआ है, संस्कृत में ये नहीं है। हिंदी में नया नया विकास हुआ है, इसलिए इसको नवविकसित वर्ण भी कहते हैं।
ये क्या है? नवविकसित वर्ण, अनुनासिक नवविकसित वर्ण है। संस्कृत में नहीं है ये, तब कह रहे हैं हम नवविकसित है ये, इसलिए लिख दीजिए इसे नवविकसित वर्ण भी कहते हैं। इसे नवविकसित वर्ण भी कहते हैं, नवविकसित वर्ण भी कहते हैं। हिंदी में इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, हिंदी में इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। आप जैसे एक दो उदाहरण लिख दीजिए, जैसे चांद या फिर अन्य अन्य आंख, कई उदाहरण हो सकते हैं इसी। ये तो है अनुनासिक। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? अब हेडिंग डालिए अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार किसे कहते हैं ये जानना बहुत सरल है, थोड़ा सा इसी परिभाषा को यहां पर बदलना है। अनुस्वार किसको कहते हैं? एक तो अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, ऐसा पढ़ा देंगे लोग, ये परिभाषा नहीं है। मैं भी यही पढ़ा देता हूं आपको, मैं भी यही लिखा देता हूं, अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा नहीं है ना। परिभाषा क्या है? अनुस्वार किसे कहते हैं फिर बता रहा हूं। देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं, जब आप इसी में देखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं चंद, आप दो को फिर मिटा देता हूं, यहां पर भी दो को हम मिटा लिए। आप चंद केवल बोलिए तो मुंह, यहां पर भी इसको मिटा देता हूं। अब इसको और इसको बोल के देखिए, चांद मुंह खुलेगा, लेकिन चंद में नहीं खुलेगा। देखिए चंद मुंह बंद हो जाएगा आपका, बोल के देखिए चंद मुंह बंद, यहाँ चांद मुंह खुल जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? देख बोल के देखना, प्रैक्टिस करना। चांद मुंह खुलेगा, चंद मुंह बंद हो जाएगा। क्या होता है मुंह बंद होता है तो मुंह से वायु तो निकलती है, लेकिन बहुत कम। मुंह बंद हो जाता है तो कहां से निकलेगी वायु? निकलती है बहुत कम, नाक से ज्यादा वायु। अब मुंह से नहीं वायु निकल रही तो कहीं से तो निकलनी है वायु बोलते समय। जिसके उच्चारण में वायु मुख से कम, नासिका से ज्यादा निकलती है, इसके विपरीत, जिसके उच्चारण में वायु मुख से कम, नासिका से ज्यादा। ये कैसे समझेंगे? बोल के देखिए, मुंह बंद हो जाता है तो कम, नासिका से ज्यादा। जिसके उच्चारण में वायु मुख से कम, नासिका से ज्यादा निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। लिख देना, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या थी? मुख से ज्यादा, नाक से कम। इसमें मुख से कम, नाक से ज्यादा, दोनों एक दूसरे के विपरीत। सरल है याद करना, इनको बोल के देखिए ना। क्या याद करोगे आप? इसको बोल के देखिए। अंक की मात्रा और जोड़ दीजिए उसके आगे लिख दीजिए, अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। देखिए इसलिए अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? अनुनासिक और अनुस्वार में यही अंतर है, इसके उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा, नाक से कम। इसके उच्चारण में वायु मुख से कम, नाक से ज्यादा। बस अनुस्वार, चूंकि अनुस्वार आपको संस्कृत में भी मिल जाएगा, लेकिन अनुनासिक संस्कृत में नहीं है। चूंकि हमारी वर्णमाला में हमने अधिकतम वर्ण कहां से लिए हैं? संस्कृत से। ये संस्कृत में था नहीं तो हमने लिया नहीं, ये हिंदी में आते आते नया पैदा हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नवविकसित वर्ण, इसको नहीं। अब आते हैं विसर्ग पर। विसर्ग आपको पता है, विसर्ग आपको पता है। विसर्ग किसे कहते हैं? अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति होता है। इसकी कोई ज्यादा परिभाषा नहीं है। अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है, इसका उच्चारण ह की भांति होता है। अब प्रश्न आता है, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों को अयोगवाह क्यों कहते हैं? इन दोनों को अयोगवाह क्यों कहते हैं? देखिए क्यों कहते हैं, इसलिए देखिए क्या लिखना है आपको। पहले आप हेडिंग डालिए अयोगवाह, हेडिंग बनाइए। आप लिखिए अयोगवाह, हेडिंग बनाइए अयोगवाह, और लिखिए अंक तथा अह की मात्रा को अयोगवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं अयोगवाह? इसी के आगे लिखते रहना। अंक तथा अह की मात्रा को अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर है नहीं व्यंजन। आगे लिखना, ये न तो स्वर है नहीं व्यंजन। ये न तो स्वर है न व्यंजन। कैसे? अगर ये स्वर होते, अगर ये स्वर होते तो स्वाभाविक है। देखिए अंक की मात्रा ऐसी होती है और अह की मात्रा ऐसी होती है। और देखिए मात्रा सभी स्वरों की होती है, अ को छोड़कर। आ की मात्रा ऐसी होती है, आ की मात्रा ऐसी होती है, और छोटी की मात्रा यूं होती है। इनकी भी मात्रा है, तो ये स्वरों की तरह इनकी मात्रा है, तो इनको स्वर कह दे। अगर इनको स्वर कहते
तो क्या होता है अगर इनको स्वर कहते तो देखिए, स्वर किसी की सहायता लेते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते। ये देखिए अंग की मात्रा अ की सहायता ले रही है, तब जाकर कहीं काम करेगा। अह की मात्रा अ की सहायता ले ली, ये तो स्वरों की सहायता ले रहे हैं। सहायता तो ले ही रहे हैं बिना किसी। अगर मैं खाली इतना लिख दूं या इतना लिख दूं, क्या समझेंगे इससे? अंग की मात्रा है या अ की मात्रा है तो कह देंगे, लेकिन क्या बिना किसी की सहायता के ये लिखे जा सकते हैं? जब तक इसके नीचे अ नहीं लिखूंगा तब तक ये किसी काम का नहीं। जब तक यहाँ अ या आ कुछ अन्य चीजें नहीं लिखूं, आ तो नहीं, कुछ अन्य चीजें न लिखूं, यहाँ पर जैसे त लिख देता हूं, तो में तह बन जाएगा, प्रातः जैसे, माने कि ये किसी न किसी की सहायता लेते हैं। अब सहायता तो व्यंजन लेते हैं, ये भी सहायता ले रहे हैं, ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये व्यंजन भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है, ये न तो स्वर है ना व्यंजन, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोग, योग माने जोड़, अयोग बिना जोड़ के जो वहन नहीं किए जा सकते, बिना किसी के साथ यूज करके उनको। और तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लीजिए, लेकिन अंग की मात्रा को ऐसे लिख दीजिए, नहीं काम करेगा ये। इसलिए ये अंग तथा अह को अयोगवाह कहते हैं। इसमें एक चीज और लिख देना, इनका प्रयोग अ आ आदि स्वर के साथ किया जाता है, इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग अयोगवाह, इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, अर्थात इनका उच्चारण व्यंजनों के समान स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों के समान स्वरों की, देखिए स्वर लगे हैं उनकी सहायता से किया जाता है, व्यंजनों के समान स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये व्यंजन भी नहीं है, पहले यद्यपि आप लिख चुके हो इसको। ये था आपका अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों को अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं। इनकी गिनती 52 वर्णों में है। टोटल 52 वर्ण होते हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं, टोटल 52 वर्ण होते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, यहां समझ में नहीं आता तो। इनकी गिनती 52 वर्णों में होती है। अब निरुनासिक किसे कहते हैं? अब मैं एक शब्द लिखता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं एक शब्द लिख देता हूं राम, राम। अब आप देखिए इसमें, इस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है, अनुनासिक चंद्रबिंदु आया नहीं है, अनुस्वार अंग की मात्रा आई नहीं है। जिन शब्दों में अनुनासिक व अनुस्वार दोनों का प्रयोग नहीं हो, उनको क्या कहते हैं? निरुनासिक। निरुनासिक माने जहां अनुनासिक व अनुस्वार रहित जो शब्द है। सरल है। कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से निरुनासिक शब्द का चयन कीजिए, हमको पता ही नहीं निरुनासिक किसे, तो शब्द कैसे चयन करेंगे? आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुनासिक है, नीचे 4 ऑप्शन बना देगा। पता तो हो निरुनासिक किसे कहते हैं, तब तो जाकर आप निरुनासिक का चयन करोगे ना। इसलिए निरुनासिक किसे कहते हैं? जिसमें अनुनासिक भी नहीं है, अनुस्वार भी नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है, अनुस्वार भी नहीं है, उसको निरुनासिक कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक आज मैं आपको क्लियर कराया। अगला वीडियो मेरा होगा स्वरों के अन्य भेद, चाहे अग्र स्वर। देखिए हम बोलते हैं तो बोलते समय जिह्वा, अग्र जिह्वा, मध्य की जिह्वा, पश्च जिह्वा प्रयोग करती है, या फिर होंठ गोलाकार अगोलाकार हो जाते हैं। इस वीडियो को अगले वीडियो में बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अकॉर्डिंग परीक्षा की तैयारियों के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हिंदी में पढ़ाता हूँ, बहुत डीप पढ़ाऊंगा मैं आपको, कुछ भी न छूटे आपका। चाहे वो ग्रुप सी की परीक्षा हो, चाहे एलटी की परीक्षा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे सहायक अध्यापक की परीक्षा हो, इन प्रकार की परीक्षाओं को मैं कवर करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।